नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला 3 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर। और इस प्रश्न श्रृंखला में हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है और थोड़ा सा निम्न स्तर के प्रश्न से लेकर के उच्च स्तर के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक वीडियो का अंक और आएगा इसमें, जिसमें 20 प्रश्न शामिल किए गए होंगे और वह उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो स्थल यहाँ पर प्रकाश में आए हैं, उन स्थलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो कथन और निष्कर्ष के आधार पर रखी गई हैं। यहाँ पर जो वनडे एग्ज़ाम यानी कि जो ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं, साथ ही जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, तो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंक में 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और इससे अगले वीडियो का जो अंक आएगा सिंधु घाटी सभ्यता पर, उसमें हमने जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं वहाँ तक के स्तर को कवर करने की हमारी उसमें कोशिश रही है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने साथियों से साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पर भूगोल उत्तराखंड विषय से संबंधित वीडियो के अंक भी आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप संबंधित वीडियो के अंकों को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था, थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पाषाण काल और ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो हमने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ पर बांटा जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद ही यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति आई थी, कांसे का प्रयोग वहाँ पर देखने को उसके बाद आया था, कांस्य युग आया था, और तब जाकर के कांस्य युग के बाद लौह युग आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा युग आता है? यहाँ पर पुरा पाषाण काल आता है, फिर जो है कि मध्य पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद जो है कि नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण संस्कृति आती है। ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग के बाद आता है आपका लौह युग आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर क्रम से आपने रखनी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आएगा पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद आएगी कांस्य संस्कृति, कांस्य संस्कृति के बाद आती है लौह संस्कृति। पुरा पाषाण काल की अगर बात करें, पुरा पाषाण काल को जो है कि 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल आज से लगभग 25 लाख से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व का समय रहा था, और जिसमें हस्त कुठारों का यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जो कि निम्न पुरा पाषाण काल था। हस्त कुठार देखने को मिलते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पुरा पाषाण काल का समय 1 लाख से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व रहा था, और इसमें हम फलकों का ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं। फलक संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, मध्य पाषाण काल को, मध्य पुरा पाषाण काल को। ठीक है, ये मध्य पुरा पाषाण काल की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल की नहीं। उच्च पुरा पाषाण काल इसी का भाग आता है, तीसरा, और जिसका समय जो है कि उच्च पुरा पाषाण काल का 40,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, कि इस दौरान ये आपका उच्च पुरा पाषाण काल रहा था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल आता है। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का समय हम मान सकते हैं कि 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष के मध्य जो है इसका समय देखने को मिलता है, जो कि मध्य पाषाण काल था। और मध्य पाषाण काल को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहा जाता है लघु पाषाण काल। ठीक है, लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है मध्य पाषाण काल को भी। ठीक है, और मध्य पाषाण काल की जो खूबी यहाँ पर रही थी, वहाँ पर जो रही थी वो यहाँ पर फल जो निम्न स्तर के औजार यानी कि जो सूक्ष्म औजार थे उनका ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय आज से हम मान सकते हैं कि 3,500 ईसा पूर्व से लेकर के जो आपका 1,000 ईसा पूर्व का समय रहा था, उस दौरान तक आपका नवपाषाण काल चला था। 1,000 ईसा पूर्व के बाद आपका समय आ जाता है लौह युग आ जाता है, और इसी दौरान यहाँ पर जब सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, तो जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के मान सकते हैं कि 1700 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। तो इस बीच के समय को 2500 से 1700 ईसा पूर्व के समय के दौरान को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के।
एक चीज यहाँ पर और है नवपाषाण काल को लेकर के। नवपाषाण काल की जो बात होती है, नवपाषाण काल के जो औजार सबसे पहले हमें मिले थे 1860 में मिले थे, ठीक है। 1860 में सबसे पहले नवपाषाण काल से संबंधित पाषाण हमें मिले थे। और यह जो जो प्रस्तर हमें मिले थे नवपाषाण काल से संबंधित, वह आपकी जो उत्तर प्रदेश में टोंस नदी क्षेत्र है, ठीक है, टोंस नदी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी क्षेत्र में यहाँ पर मिलती है। और इसको खोजने का श्रेय एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था लीमेसुरियन। लीमेसुरियन नाम इनका था, लीमेसुरियर, ठीक है, लीमेसुरियन या लीमेसुरियर नाम इनका था, लीमेसुरियर, ठीक है, नाम के एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने 1860 में टोंस नदी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से आपके नवपाषाण काल संस्कृति के प्रस्तर प्राप्त करे थे। और जो पुरापाषाण काल या पाषाण काल की अगर बात करते हैं तो पाषाण काल के बारे में हमने बताया था कि 1863 में है, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा आपके मद्रास के निकट जो पल्लवरम नामक जो जगह थी वहाँ पर से पाषाण काल के औजार यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुए थे। और इसी दौरान से जो पूरा पाषाण काल था, पाषाण काल था, उस संस्कृति को लेकर के अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ था। इतनी सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हमने देखी थी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। देखिए प्रश्न पढ़िए और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर यहाँ पर दिया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित रही है। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन बी सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित रही है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो ये संबंधित रही है सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित रही है हड़प्पा सभ्यता। अगर यहाँ पर संबंधित की जगह अगर समकालिक पूछा गया होता, ठीक है, समकालिक अगर यहाँ पर पूछा गया होता, संबंधित की जगह अगर हमसे समकालिक अगर पूछा होता, समकालिक अगर यहाँ पर हमसे पूछा होता तो तब यहाँ पर मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता आता। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता यहाँ पर आता अगर समकालिक पूछा होता। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पर ये संबंधित रही है। वैदिक काल के से पहले की ये सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। जो वैदिक काल का समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वैदिक काल वैदिक काल रहा था। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य उत्तर वैदिक काल रहा था, जो कि आपका वैदिक काल के बाद का समय था, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप पूरा हो चुका है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी ऐतिहासिक युग से। इन चार ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता या इसी का एक और नाम है सैंधव सभ्यता, ठीक है, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही नाम है। यह किस युग से संबंधित है आपको बताना है सही उत्तर इन चार ऑप्शनों में से। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आद्य ऐतिहासिक युग से ये हड़प्पा सभ्यता संस्कृति संबंधित रही है। प्रागैतिहासिक युग जो था, हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक युग में किसी भी तरह के लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक युग से लिखित प्रमाण तो हमें मिलते हैं, लिपि का ज्ञान यहाँ पर मानव को हो गया था, लेकिन हम अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसका जो प्रयोग है वो इतिहास निर्माण में नहीं हुआ है। तो जिसके चलते जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। और ऐतिहासिक युग से हमें इतिहास के संबंधित लिखित प्रमाण मिलते हैं जिनको हम पढ़ पाए हैं ऐतिहासिक युग के दौरान से। और इस ऐतिहासिक युग के दौरान से जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उनसे इतिहास का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो जिसके चलते इतिहास का निर्माण में भूमिका नहीं रही है हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो लिपि विकसित की गई है, तो इस कारण यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत ये हड़प्पा संस्कृति आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आद्य ऐतिहासिक युग के दौरान की संस्कृति है। और यह समय कब का माना जाता है, लगभग जो आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ये
600 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है आपका जो आद्य ऐतिहासिक युग का समय रहा था। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग का समय हम मान सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय रहा है वह यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक युग से माना जाता है। इस दौरान लेखन कला का तो ज्ञान विकसित हो गया था, लेकिन इस दौरान जो इतिहास हमें मिलता है, जो लेखन कला, जो हमें जिसकी जानकारी मिलती है समाज के बारे में, उससे इतिहास का निर्माण यहाँ पर बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया है। तो इस कारण ये आद्य ऐतिहासिक युग के दौरान ये संस्कृति देखने को हमें मिलती है। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी, क्यों? कि ऑप्शन ए, उसकी खेती यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी जो है कि खेती हरी यहाँ पर होना चाहिए, खेती हर यहाँ पर होना चाहिए। खेती हर यानी कि खेती करने वाली अर्थव्यवस्था थी। वह नगरीय सभ्यता थी। उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। उसकी एक अपनी लिपि थी। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? उसकी एक लिपि थी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। ऑप्शन बी, वह नगरीय सभ्यता रही थी। ऑप्शन ए, उसकी खेतीहारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी, यानी कि खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वह एक नगरीय सभ्यता थी। अपनी नगरीय विकास के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर जानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से गैर आर्य सभ्यता रही थी। गैर आर्य सभ्यता रही थी क्योंकि यह जो सभ्यता रही थी वो आपकी नगरीय सभ्यता रही थी। और जो आर्य संस्कृति रही थी वह यहाँ पर पशुपालन के साथ साथ जो कृषि कार्य था उसमें यहाँ पर वो देखने को मिलती है आर्य संस्कृति। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय संस्कृति रही है। नगरों का यहाँ पर विकास हुआ था। नगरों की अवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूरा होता हुआ चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए, शिलालेख। ऑप्शन बी, पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख। ऑप्शन डी, हड़प्पा की नगर व्यवस्था। सही उत्तर आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कि हड़प्पा सभ्यता से की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमें क्या उपलब्ध होता है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पुरातात्विक खुदाई के कारण ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और सबसे पहले हमने आपको बताया है, ध्यान देना है आपको, कि सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है 1921 में जो है कि इसकी खोज यहाँ पर की गई थी जॉन मार्शल के निर्देशन में। दयाराम साहनी यहाँ पर रहे थे। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है यहाँ पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान पर जो हड़प्पा नामक स्थान है वहाँ पर खुदाई करी थी। वर्तमान में अगर इसकी बात करेंगे तो जो हड़प्पा नामक स्थल है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो माउंट गोमरी जगह है। ठीक है, कौन सी जगह है? माउंट गोमरी। ठीक है, कौन सी जगह है? माउंट गोमरी जगह है। माउंट गोमरी जगह के अंतर्गत साहीवाला जो है एक जगह है, साहीवाल जगह। तो वहाँ पर इस स्थान की लोकेशन है हड़प्पा की, माउंट गोमरी के अंतर्गत आता है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होगी। शिलालेख यहाँ पर नहीं मिलते हैं। पुरातात्विक खुदाई से जानकारी मिलती है 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा इस हड़प्पा संस्कृति के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है। पक्की ईंटों और मोहरों यहाँ पर अंकित होती हैं, लेकिन जो है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। जो हड़प्पा के बारे में, इन मोहरों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति की जो संस्कृति रही थी, सामाजिक स्तर रहा था, उसके बारे में इन मोहरों से जानकारी नहीं मिलती है। नगर व्यवस्था से हालांकि कुछ जानकारी हमें मिलती है, लेकिन खुदाई उसमें महत्वपूर्ण है। जब खुदाई नहीं होगी तो नगर व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल सकती है। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कालीबंगा हरियाणा। ऑप्शन बी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, दैमाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, धौलावीरा गुजरात।
सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, वह आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा जो है वो हरियाणा में ना कि नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में है कालीबंगा, हरियाणा में नहीं है। उत्तर प्रदेश पर जो आलमगीरपुर है वह बिल्कुल सही है। ये आपका पूरब का सबसे जो पूर्व के क्षेत्र में जहाँ तक का विस्तार है, आलमगीरपुर पूर्व का स्थल है जो कि हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, पूर्व का स्थल हड़प्पा संस्कृति का आलमगीरपुर है। पश्चिम का जो स्थल यहाँ पर है वह जो है कि सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर पश्चिम का स्थल है। और दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र पर है, दाइमाबाद महाराष्ट्र जो कि आपका दक्षिण का बिंदु है। धौलावीरा जो है वो आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। आपकी एक उन्नत जल व्यवस्था के लिए माना जाता है धौलावीरा का स्थान प्रमुख रहता है। और जो उत्तर का स्थान यहाँ पर आता है तो मांडा आता है जम्मू कश्मीर में, मांडा, ठीक है, क्या आता है, मांडा आता है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण का स्थान बता चुके हैं, दैमाबाद आता है महाराष्ट्र में। पूर्व का स्थान जो आता है, बिंदु आता है, वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और जो यहाँ पर पश्चिम का स्थान आता है वह सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में आता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। इसका सही उत्तर कालीबंगा होगा। कालीबंगा यहाँ पर हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर जो है कि सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस रंग का प्रयोग हुआ है, किस रंग का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से जो है किस रंग का प्रयोग हुआ है, यह आपको उत्तर बताना है इसका। पहला ऑप्शन है नीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग, सी ऑप्शन है लाल और काला रंग, डी ऑप्शन है नीला और सफेद रंग। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला लाल, ऑप्शन डी नीला और सफेद। सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही हो सकता है। ऑप्शन बी सही इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी में लाल और काला रंग यहाँ पर दिया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन यहाँ पर बनते थे वह यहाँ पर जो पैर के द्वारा जो चाक चलाया जाता था, पैर के द्वारा जो चकला यहाँ पर चलाया जाता था, पैर के द्वारा मिट्टी बर्तनों को बनाने के लिए जो चौक होता है, आपने कभी कुम्हार को देखा होगा तो वो चौक पर ही सारे बर्तनों को बनाता है मिट्टी के। तो वह जो चौक चलता था वह जो है कि चक्का जो होता था, गोल चक्का होता था जिस पर बर्तन बनाए जाते थे, वो पैरों के द्वारा चलाया जाता था। और यहाँ पर जो इसके बर्तनों के जो आधार मिलते हैं वो दो तरह के बर्तनों की डिजाइन की श्रेणी मिलती है। एक तरह के जो बर्तनों के जो मिलते हैं उसमें तो बिना डिजाइन किया गया है, और दूसरा जो मृदभांड है वो चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है। ठीक है, एक तो जो बिना डिजाइन वाला बर्तन यहाँ पर मिलता है, दो तरह के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, एक बिना डिजाइन वाला, दूसरा चित्रित धूसर मृदभांड मिलता है। उसी चित्रित धूसर मृदभांड के तहत लाल और काले रंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और इन मृदभांडों को बनाने के लिए, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो मृदभांड यहाँ पर बनाए जाते थे, उन मृदभांडों को बनाने के लिए यहाँ पर मिट्टी में जो है कि रेत का मिश्रण यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, मिट्टी में जहाँ पर रेत का मिश्रण यहाँ पर किया जाता था, रेत का मिश्रण, और इसको फिर बाद में आग में पकाया जाता था। आग में पकाने के बाद जो ये बर्तन होता था वह हल्के भूरे और लाल रंग का रूप यहाँ पर ग्रहण कर लेता था। हल्के भूरे लाल रंग का ग्रहण रूप वो प्राप्त कर लेता था यहाँ पर। और जिसके बाद जो मृदभांड बन के तैयार हो जाता था तो उसकी जो ऊपरी हिस्सा था, यानी कि यह जो है कि आप मृदभांड होगा तो आप देखेंगे इसका ऊपरी जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, उसमें यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होगा इसमें यहाँ पर आपके जो था वो लाल रंग से पुताई की जाती थी। जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता था, निचले तले वाला जो हिस्सा होता था, उसमें वो काले रंग से यहाँ पर पुताई करते थे। ठीक है, निचले हिस्से में वो काले रंग से चित्रकारी करते थे और ऊपरी हिस्से में लाल रंग से चित्रकारी करते थे। तो लाल और जो काला रंग है दोनों का प्रयोग किया जाता था। अगर लाल और काले की जगह यहाँ पर लाल रंग अगर होता या इसकी लाल या काला रंग कुछ भी ऑप्शन में होता यहाँ पर, तो वह यहाँ पर सही हो जाता। अगर यहाँ पर काले की जगह, लाल की जगह कुछ दूसरा कलर होता और उसके अलावा यहाँ पर लाल कलर होता, तो वहाँ पर ये क्या माना जाता, सही माना जाता, जो भी ऑप्शन इसमें से सही होता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें बचती हैं, नीले और सफ़ेद रंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर नीले रंग का भी प्रयोग देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो
7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा आकृति पर उत्कीर्ण नहीं हुआ है। टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी के बनाए हुए जो मृदभांड होते थे, जो मिट्टी के बनाए हुए खिलौने होते थे, वह क्या कहलाते हैं? टेराकोटा कहलाते हैं। और जो यहाँ पर से जो मोहरा प्राप्त होती हैं हड़प्पा संस्कृति की, तो जो मोहरे हैं, जो टेराकोटा है, उसमें किस पशु का उत्कीर्ण नहीं हुआ, यह आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है भेड़ का, ऑप्शन बी है हिरण का, ऑप्शन सी है बाघ का, ऑप्शन डी है गाय का। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें से किसका उत्कीर्ण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इन मोहरों और टेराकोटा में हड़प्पा संस्कृति की। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। गाय का अंकन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा भेड़ का यहाँ पर अंकन देखने को मिलता है, हिरण का अंकन देखने को मिलता है, बाघ का भी चित्र हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हाथी का चित्र देखने को मिलता है, भेड़ का हो गया, हिरण का हो गया, और इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पर अंकन हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो ये 4-5 पशु हैं, जिसमें बाघ हो गया, हिरण हो गया, भेड़ हो गया और हाथी हो गया, इनका अंकन हमें देखने को मिलता है। एक और यहाँ पर था, गैंडा भी था। ठीक है, गैंडे का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। गैंडा का भी यहाँ पर चित्र हमें देखने को मिलता है इन मोहरों और टेराकोटा में, लेकिन गाय का चित्र हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सही उत्तर होगा इसका गाय। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं? इसका जो सही उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी रोपण से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। सही उत्तर आपको बताना है कहाँ से जो है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा से यहाँ पर जुटे हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। धौलावीरा से जो है कि किसी इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें मिलते हैं धौलावीरा से। और उसके अलावा जो धौलावीरा का स्थल रहा है, वह यहाँ का जो धौलावीरा का जो नगर रहा है वह आयताकार नगर रहा है, आयत के आकार का नगर रहा है। इस तरीके से इस नगर का जो है कि हमें देखने को मिलता है नगर की संरचना धौलावीरा की। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्नागार मिलता है, जिसमें अनाज को भंडारित किया जाता था। अन्नागार यहाँ पर मिलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो 45 मीटर इसकी लंबाई है लगभग, और चौड़ाई जो है उसकी 22 मीटर इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पुरोहित आवास भी यहाँ पर देखने को मिलता है हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है, पुरोहित आवास भी हमें देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी यहाँ पर वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें इस तरह से काटती थी, सड़कें समकोण पर। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये सड़कें। और जो मुख्य सड़क यहाँ पर थी मोहनजोदड़ो की, उस सड़क की जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर होती थी, लंबाई नहीं चौड़ाई जो होती थी, लंबाई तो इस तरह होगी, चौड़ाई इस तरह से होगी। जो ये चौड़ाई होती थी सड़क की वह लगभग 9 मीटर के आसपास होती थी, जिसको राजपथ यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता था मोहनजोदड़ो पर जो सड़क 9 मीटर की चौड़ी जो सड़क में देखने को मिलती है, मुख्य सड़क रहती है वो। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक स्तूप का टीला भी मिलता है। स्तूप का टीला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासनकाल के दौरान इस मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में उन्होंने एक स्तूप का निर्माण कराया था मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो मुख्य चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, हमें सूती कपड़ा मिलता है, हाथी का जो है कि कपाल खंड यहाँ पर मिलता है, गले हुए तांबे के ढेर मिलते हैं। इसके अलावा जो घोड़े के दांत यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, घोड़े के दांत के साक्ष्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुएँ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो में बड़ी मात्रा में। ठीक है, चलिए रोपण की अगर बात करें तो रोपण जो है वो पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है रोपण शहर और रोपण नगर। और इसकी जो खोज की थी 1950 में यहाँ पर की गई थी। और इसका आधुनिक नाम, रोपण का आधुनिक नाम है रूपनगर। क्या है? रूपनगर इस रोपण का आधुनिक नाम है। कालीबंगा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कालीबंगा जो है कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि आपके राजस्थान राज्य के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले में आता है राजस्थान के। और इसकी खोज जो है की थी, कालीबंगा की खोज करी थी अमलानंद घोष ने। किसने करी थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी यहाँ पर खोज की गई थी। और जो आपका कालीबंगा स्थल है वहाँ पर से
प्राग के सैंधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले की जो संस्कृति थी उसके भी अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा की एक और खास बात यहाँ पर है, कालीबंगा में हमें जो है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, और लेकिन वो अलंकृत ईंटें हैं, यानी कि उनमें सजावट की गई है, लेकिन कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है कालीबंगा में भवन निर्माण के लिए। ठीक है, और इसके अलावा बता चुके हैं कि जो यहाँ पर जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, जो आपका ये आपका कालीबंगा जो क्षेत्र है वह जो है कि सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ देखने को मिलता है कालीबंगा का क्षेत्र। कालीबंगा से ही अग्निकुंड हमें प्राप्त होते हैं, एक चबूतरे पर अग्निकुंड या जो है कि अग्निवेदियाँ जो हैं वह प्राप्त होती हैं, अग्निवेदियाँ अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से हमें? कालीबंगा से। सेल खड़ी के साथ सेल खड़ी और जो है कि मिट्टी की मोहरें भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। ठीक है, सेल खड़ी मिट्टी की जो है कि जो आपकी मोहरें हैं वह आपके कालीबंगा से ही प्राप्त यहाँ पर होती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के तहत विशाल स्नानागार किस स्थल में पाया गया है? अभी इससे पहले भी हम बता चुके हैं सिंधु सभ्यता के तहत विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है। ऑप्शन ए रोपण से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी धौलावीरा से। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। इससे पहले हमने चर्चा करी थी कि 8वें प्रश्न पर कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। विशाल स्नानागार यहाँ पर से मिलता है, और उसके अलावा जो है कि विशाल अन्नागार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, विशाल अन्नागार भी हमें देखने को मिलता है और विशाल स्नानागार भी देखने को मिलता है। पुरोहित आवास भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो विशाल स्नानागार हमें देखने को मिलता है, विशाल स्नानागार की जो लंबाई है वह 11 मीटर के आसपास है, और जो इसकी चौड़ाई है, इस तरह की जो चौड़ाई है वह लगभग 7 मीटर है। इसकी जो गहराई है, डेप्थ जो है वो लगभग 2 मीटर के आसपास है। 7 2 11। ठीक है, 7 2 11 का आपको ध्यान रखना है कि 7 2 11 का जो कि इसका हमें स्वरूप देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो पर, जो आपकी विशाल स्नानागार है। ठीक है, और इसको विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने? मार्शल ने। जो जॉन मार्शल थे, पहले जो है कि जो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे थे, उन्होंने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण यहाँ पर कहा है। लोथल के बारे में बात करते हैं, रोपण के बारे में इससे पहले हम बता चुके हैं। लोथल के बारे में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो लोथल जो यहाँ पर स्थल है, ठीक है, तो लोथल जो स्थल है वह आपके गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलें, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। हर एक जो भी यहाँ पर स्थल आ रहा है, उस स्थल के नीचे जो भी उस स्थल से संबंधित जानकारियाँ वो आप लिखते हुए चलें, ताकि परीक्षा के दौरान यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना हो। हालांकि हमने कोशिश करी है सारी चीज़ें इसमें समावेश करने की, और इससे बाहर इतना हम कह सकते हैं आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी है यहाँ पर। भले ही आप लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वहाँ तक की परीक्षा में बैठ जाएं तो इससे बाहर कहीं प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। भोगवा नदी के तट पर है लोथल शहर, गुजरात में। और लोथल शहर की खोज की अगर बात करें, नगर की खोज की अगर बात करें, तो RS राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? RS राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी लोथल नगर की, लोथल स्थल की। और ये जो आपका अरब सागर है उसके तट पर ये स्थित है लोथल। और लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो नगर के रूप में भी जाना जाता है। लघु हड़प्पा, ठीक है, लघु हड़प्पा या फिर इसको लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है लोथल को। लोथल से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहली तो विशेषता इसकी यह है कि यहाँ पर जो जहाज़ों का गोदी है, यानी कि डाकयार्ड जो है, जो जहाज़ों का बनाने का जो डाकयार्ड होता है जहाँ पर जहाज़ ठहरते हैं, वह इसका प्रमुख एक विशेषता रही है डाकयार्ड के रूप में। और यहाँ से जो हमें अवशेष मिलते हैं, धान के अवशेष मिलते हैं या चावल के अवशेष मिलते हैं, जिन कह सकते हैं धान और चावल के, बाजरे के अवशेष मिलते हैं, बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, और फारस की जो मोहरें हैं उनके अवशेष मिलते हैं। साथ ही घोड़े की जो लघु मृण मूर्तियां हैं, घोड़े की जो बनी हुई मूर्तियां हैं जो कि आपकी मिट्टी से बनी हुई हैं, टेराकोटा से बनी हुई हैं, पकी हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली जो मूर्तियां होती हैं वो टेराकोटा कहलाती हैं। तो उसी की जो है कि यहाँ पर घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही 3 युगल समाधियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं लोथल से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 युगल समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं लोथल से। और लोथल से ही हमें फारस की मुद्राएं के प्रतीक
बाजरे के साक्ष्य और धान के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। घोड़े की जो लघु मृण मूर्तियां हैं, घोड़े की जो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वह भी देखने को मिलती हैं हमें लोथल से। धौलावीरा के बारे में इससे पहले बता चुके हैं, गुजरात के कच्छ के रण में है और अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए ये रहा था। और धौलावीरा से एक प्रमुख चीज यहाँ पर और रही है, धौलावीरा से जो है वह 10 लिपि चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो 10 बड़े लिपि चिन्ह हैं उनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं धौलावीरा से ही। धौलावीरा स्थल से ही हड़प्पा संस्कृति के 10 बड़े लिपि चिन्ह मिलते हैं। आयताकार में ये नगर यहाँ पर देखने को मिलता है और जल प्रबंधन में उन्नत परिचय इसका देखने को हमें मिलता है। और इसकी खोज जो है जेपी जोशी के द्वारा की गई है, जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है, धौलावीरा की खोज। चलिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हड़प्पा के समकालीन रंगपुर स्थल है वह किस जगह में स्थित है। रंगपुर जगह की आपकी लोकेशन आपको बताना है कि रंगपुर जो जगह है वह किस स्थान पर है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। सही उत्तर आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो हड़प्पा के समकालीन स्तर रहा है रंगपुर, उसका स्थान कहाँ पर है, वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या पंजाब में। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि ये आपके गुजरात में है। गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर स्थल स्थित है। और रंगपुर से प्राग की हड़प्पा यानी कि हड़प्पा संस्कृति से पहले की जो समय रहा था उसके अवशेष, हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो सभ्यता विकसित हुई है उसके अवशेष, और हड़प्पा सभ्यता जब विघटित हो गई थी उसके बाद जो संस्कृति यहाँ पर चलती है उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं इसी रंगपुर स्थल से, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। रंगपुर स्थल से कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, हड़प्पा संस्कृति से पहले, हड़प्पा संस्कृति के दौरान और हड़प्पा संस्कृति के बाद का जो समय है, 3 तरह के यहाँ पर साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। रंगपुर से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर से एक जो वनस्पति का प्रकार हमें मिलता है रंगपुर से, उस वनस्पति प्रकार से हमें जो वनस्पति के अवशेष मिलते हैं, कहने का मतलब है उस वनस्पति से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है कि चावल की खेती, बाजरे की खेती और ज्वार की खेती यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के साक्ष्य मिलते हैं हमें रंगपुर से। रंगपुर से किससे मिलते हैं, वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उससे मिलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तित पुरास्थल जो दघेरी है किस राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता का जो परिवर्तित यानी कि जो उसके बाद का जो स्थल रहा है, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा संस्कृति जब अपघटित हो गई थी उसके बाद जो यहाँ पर समय रहा था उसके बाद की बात हो रही है कि ये दघेरी जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी पंजाब में। सही उत्तर आपको बताना है कि कहाँ पर यह स्थल रहा है। इसका सही उत्तर जो होगा वह उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य में स्थित है दघेरी स्थल, जो कि हड़प्पा संस्कृति के बाद का जो समय रहा था जब हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गई थी, विघटित हो गई थी, हड़प्पा संस्कृति लुप्त हो गई थी, तो उसके बाद का जो पूरा स्थल है वो है दघेरी, जो कि पंजाब में स्थित है। और यहाँ पर ये पंजाब के लुधियाना जो जिला है, ठीक है, लुधियाना जिला में स्थित है। लुधियाना जिले के अंतर्गत आता है ये दघेरी स्थल। और दघेरी स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं और इस चित्रित धूसर मृदभांडों से लगता है कि यहाँ पर आर्य संस्कृति विकसित हुई होगी। आर्य संस्कृति के यहाँ पर कुछ तत्व हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्यों का आगमन जो है चित्रित धूसर मृदभांडों का ही एक स्वरूप देखने को मिलता है कि उस दौरान आर्य लोग यहाँ पर आगे थे चित्रित धूसर मृदभांडों में, ठीक है। हालांकि चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर के जो चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं वह उस समय जो है कि आर्यों का आगमन का समय हमें प्राप्त होता है इस दघेरी स्थल से। चलिए 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा है। ऑप्शन ए नागापट्टनम, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी महास्थानगढ़। ऑप्शन डी महास्थानगढ़, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन ए नागापट्टनम। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह रहा है हड़प्पा का प्रमुख।
इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लोथल स्थल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और लोथल जो है कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के ये अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और हम इसको बता चुके हैं इसके बारे में, जो शेष चीज़ें यहाँ पर रही थी लोथल से, जो है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको मिली हुई थी। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर का प्रतीक माना जाता है। चावल और धान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, या चावल धान कह सकते हैं, या इसको जो है कि धान के साक्ष्य या चावल के साक्ष्य कह सकते हैं। बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और 3 युगल समाधियाँ यहाँ से मिलती हैं, 3 युगल समाधियाँ एक साथ जो है कि 3 लोगों को दफनाए गए साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर इससे पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से यहाँ पर देख लीजिए आप। चलिए, धौलावीरा के बारे में भी बात हम कर चुके हैं, महास्थान गढ़ के बारे में आगे बात करेंगे, और नागापट्टनम जो है कि इसके बारे में भी कोई ज़्यादा विशेष खास अहमियत रही नहीं है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा का खिलौना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा का खिलौना किस स्थल से प्राप्त हुआ, यह आपको यहाँ पर बताना है। सही उत्तर ऑप्शन ए है बनावली से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी है रोपण से। सही उत्तर आपको बताना है कि किस स्थल से हड़प्पा कालीन हल का टेराकोटा यानी कि मिट्टी का जो हल की जो मूर्ति है वह यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। हल का खिलौना यहाँ पर देखने को मिलता है मिट्टी का। सही उत्तर जो इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, बी नहीं होगा। बनावली से ये प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, बनावली से प्राप्त होता है। और बनावली कहाँ पर है, तो बनावली आपके जो है कि हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद जिला है हरियाणा का, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है बनावली। और जहाँ पर से जो है कि हल का टेराकोटा हमें प्राप्त होता है बनावली स्थल से। ठीक है, और बनावली स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कि फतेहाबाद बनावली जो है वो फतेहाबाद हिसार के उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फतेहाबाद या हिसार के अंतर्गत ये आता है बनावली शहर जो नगर है। और इसकी उत्खनन की अगर बात करें तो बनावली का जो उत्खनन किया गया था बनावली शहर का, बनावली स्थल का, तो इसका उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट के द्वारा। ठीक है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और यहाँ से 3 तरह की संस्कृति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह से हमने आपको रंगपुर में बताया था कि प्राग की संस्कृति हो गया, और उसके अलावा जो अन्य उत्तर संस्कृति होगी, उत्तर हड़प्पा संस्कृति होगी और हड़प्पा संस्कृति होगी, उसी तरह से यहाँ पर हड़प्पा से पहले की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति और हड़प्पा के बाद की संस्कृति देखने को मिलती है बनावली से भी हमें। ठीक है, और बनावली की एक खास विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देनी है। यहाँ की जो सड़कें थी वह स्टार शेप में एक दूसरे को विभाजित करती थी। इस तरह से सड़कें एक दूसरे को काटने का कार्य करती थी, स्टार शेप में काटती थी सड़कें एक दूसरे को बनावली की। और बनावली से हमें जो कार्नेलियन पत्थर थे उसके मन के हल्का खिलौना बता चुके हैं, तांबे के बाणाग्र, तांबे के जो बाण थे, और कुछ मोहरें, बटखरे, साथ ही एक और यहाँ पर जो लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द तथा जो है कि कार्नेलियन जो पत्थर थे, लाजवर्द और कार्नेलियन के मन के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस बनावली से। ठीक है, लाजवर्द और कार्नेलियन के। और स्टार शेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार शेप में जो है कि ये क्या करती हैं, सड़कें एक दूसरे को काटती हैं यहाँ पर। चलिए, रोपन की बात कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो की बात कर चुके हैं, कालीबंगा की बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत के संदर्भ में की बात हो रही है, भारत के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा स्थल यहाँ पर सही है जो कि भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है कि भारत के संदर्भ में भारतीय स्थल में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। और पूरे अगर हड़प्पा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल आता है वो मोहनजोदड़ो आता है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो के रूप में पूरी हड़प्पा संस्कृति में। और पूरी हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल होता है वो राखीगढ़ी है। और भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा हड़प्पा का संस्कृति का जो स्थल है वह आपकी आती है राखीगढ़ी। ठीक है, और राखीगढ़ी की अगर बात करते हैं तो राखीगढ़ी जो है वो भारत में राखीगढ़ी के बाद जो दूसरा बड़ा स्थल आता है वो धौलावीरा आता है। ठीक है, भारत में दूसरा बड़ा स्थल कौन सा आता है, धौलावीरा आता है, आपको ध्यान देना है, जो कि गुजरात में है। राखीगढ़ी जो स्थल है वह हिसार के अंतर्गत आता है, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर आता है, हिसार जिले के अंतर्गत आता है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी
की अगर हम बात करते हैं तो राखी गढ़ी के अलावा जो प्रमुख जो बड़े स्थल हैं बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा स्थल, और उसके बाद जो है कि हड़प्पा आता है। हड़प्पा के अलावा जो है कि धौलावीरा और राखी गढ़ी, ये प्रमुख जो है कि बड़े स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राखी गढ़ी के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें रही हैं राखी गढ़ी के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता के जो है कि किस स्थल से यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कि कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी रोपण से, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से घरों से यहाँ पर कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही इसका उत्तर जो होगा, इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर हमें मिलते हैं जो आपके घरों में स्थित जो कुएं हैं मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है कि पंजाब के हम बता चुके हैं कि लल 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 जो लरकाना जिला है पंजाब का। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, लरकाना, ठीक है, कौन सा? लरकाना जिला के अंतर्गत, लरकाना जिले के अंतर्गत ये आता है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ठीक है, कहाँ पर? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से ही हम बता चुके हैं विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और साथ ही जो है पर जो पानी के निकास की जो नालियाँ थी वो यहाँ पर उन्नत अवस्था की देखने को मिलती हैं। कुएं और प्रत्येक घरों से यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुएं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अन्य संदर्भ में हम यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें महत्वपूर्ण रही थी मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। ठीक है, बता चुके हैं कि इसको जो यहाँ का स्नानागार था वह जो है कि जॉन मार्शल ने उसे तत्कालीन विश्व का जो है कि आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और इसके अलावा जो है कि मोहनजोदड़ो से बता चुके हैं कि जो सीप की बनी हुई यहाँ पर पट्टियाँ भी मिलती हैं हमें। साथ ही जो है कि कपड़ा मिलता है, सूती कपड़े मिलते हैं, और घोड़े के दांत यहाँ पर मिलते हैं, हाथी का कपाल यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा एक प्रमुख चीज़ यहाँ पर मोहनजोदड़ो में और जो छूट रही थी वह चीज़ है, आपको ध्यान देना है, जो मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा में अंकित पशुपति, ठीक है, किसकी? पशुपति। ठीक है, पशुपति शिव की यहाँ पर। ठीक है, पशुपति नाथ या शिव की, पशुपति नाथ या जो है कि शिव की यहाँ पर मूर्ति हमें देखने को मिलती है। मुद्रा में किस स्थल से मुद्रा में अंकित पशुपति नाथ या शिव की मूर्ति हमें प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं ना सारी हम बता चुके हैं। यहाँ पर तांबे के गले हुए ढेर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़ यहाँ पर छूट रही है शायद मोहनजोदड़ो में, जो कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति है। ठीक है, कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति के अलावा योगी की मूर्ति भी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति और योगी की मूर्ति भी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। रोपण के बारे में बता चुके हैं, सतलज नदी के जो है कि बाएं तट पर पंजाब में। लोथल के बारे में बता चुके हैं, गुजरात में। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर। लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जहाज़ों का डॉकयार्ड के रूप में यह प्रसिद्ध रहा है। फारस की जो मुद्रा थी उसकी मोहरें, उसके साक्ष्य मिलते हैं। धान या चावल के साथ बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। 3 युगल समाधियां यहाँ से मिलती हैं। धौलावीरा के बारे में बता चुके हैं, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में था, और धौलावीरा की जो है खोज की जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी, और यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही 10 बड़े लिपि चिन्ह हड़प्पा के मिलते हैं। कहाँ पर से? लोथल से ही, माफ़ कीजिएगा, धौलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट अब हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर 16वां प्रश्न मिस हो रखा है, तो 17वां प्रश्न आप देखिए। ठीक है, 16वां प्रश्न यहाँ पर क्या हो रखा है? मिस हो रखा है, तो 17वां प्रश्न आप देखिए। 17वां प्रश्न जो है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से, ठीक है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से हाथी दांत के जो है कि पैमाने हमें देखने को मिलते हैं? हड़प्पा कालीन किस स्थल से
हाथी दांत के पैमाने हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी आलमगीरपुर से, ऑप्शन सी कोट दीजी से, ऑप्शन डी लोथल से। सही उत्तर आपको बताना है कि कहाँ से जो है कि आपके हड़प्पा कालीन हाथी दांत के पैमाने हमें देखने को मिलते हैं। हाथी दांत के पैमाने, सही इसका उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। लोथल से जो है कि हाथी दांत के पैमाने हमें देखने को मिलते हैं, लोथल से ही। ठीक है, और लोथल से हाथी दांत के पैमाने बड़े मिलते हैं। गुजरात में है लोथल, जो है कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि गुजरात में यहाँ पर लोथल है, और लोथल जो है कि भोगवा नदी के तट पर है। हमने यहाँ पर आपको कहा था कि डाक आर्ट के लिए ये प्रसिद्ध रहा है, और साथ ही हाथी दांत के पैमाने भी यहीं पर से हमें मिलते हैं, लोथल से ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18वीं, 16वां प्रश्न में से तो 18वां प्रश्न आएगा, वैसे क्रम के आधार पर यह 17वां प्रश्न होगा। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा कालीन संस्कृति से संबंधित शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण मिलते हैं? शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं, यह आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण, ऑप्शन ए चनहुदड़ो से, ऑप्शन बी कोटदीजी से, ऑप्शन सी धौलावीरा से, ऑप्शन डी दैमाबाद से। इसका जो सही उत्तर आपको होगा यह आपको बताना है, कौन सा सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही होगा। धौलावीरा से ही मिलते हैं शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण। शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हमें धौलावीरा से मिलते हैं। और धौलावीरा के बारे में हम बता चुके थे कि धौलावीरा कहाँ पर है। जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धौलावीरा, और धौलावीरा से ही यहाँ पर मिलते हैं आपके स्थापत्य कला के जो शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण हैं। और धौलावीरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा कच्छ के रण में, और यह जो है कि अपने जो शैलकृत जलकुंड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, शैलकृत जलकुंड की अगर बात हो या शैलकृत स्थापत्य कला की अगर बात हो तो धौलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, जलकुंड भी यही हैं और स्थापत्य कला के उदाहरण ही ये जलकुंड हैं। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य उदाहरण के शैलकृत स्थापत्य कला के उदाहरण क्या है? यहाँ के जलकुंड हैं, जो यहाँ पर जलों के कुंड जो बनाए गए हैं वह यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा की खोज हम बता चुके हैं कि धौलावीरा की जो खोज थी वो पीसी जोशी ने करी थी। ठीक है, और 10 बड़े लिपि चिन्ह यहाँ से मिलते हैं, आयताकार आकार में ये नगर रहा है। ठीक है, चनहुदड़ो की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप चनहुदड़ो देखेंगे तो चनहुदड़ो कहाँ पर है? जो चनहुदड़ो यहाँ पर स्थल है, चनहुदड़ो के अलावा जो है कोटदीजी और जो दैमाबाद है, दैमाबाद जो है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में यहाँ पर दैमाबाद स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, अगर उसकी अगर अब बात करें तो उसमें कुछ इतना खास ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आगे अगर बात आएगी तो आगे जो है कि और विस्तार से हम देखने की कोशिश करेंगे इन विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ें यहाँ पर रही हैं। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक द्विशव संस्कार डबल बरियल का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर कभी भी। आपको ध्यान देना, त्रियुगल समाधिकरण, तीन लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य हम मिलते हैं लोथल से, और एक आदमी को जो एक युगल जो कि आपका समाधानीकरण का प्रमाण मिलता है वो हमें कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से हमें देखने को मिलता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट होगी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है, ऑप्शन ए कर्मकांड पद्धति पर, ऑप्शन बी प्रकृति पर, ऑप्शन सी मातृशक्ति पर, ऑप्शन डी आत्मा और ब्रह्म पर। ठीक है, आत्मा या ब्रह्म पर, मातृशक्ति पर, प्रकृति पर या कर्मकांड प्रणाली पर, किस पर सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी यानी कि मातृशक्ति पर यह विश्वास करते थे। हड़प्पा संस्कृति के दौरान हमें प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं, और जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये लोग जो कि मातृशक्ति पर यहाँ पर ये विश्वास करते थे, और जो कि नारी शक्ति के ये उपासक रहे थे। इसके प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति के दौरान या सिंधु सभ्यता के दौरान। आज का इस प्रश्न श्रृंखला का 20वां और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे?
सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से जो है किसकी पूजा करते थे, ये आपको सही उत्तर यहाँ पर बताना है कि किसकी पूजा यहाँ पर ये लोग किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ऑप्शन ए गैंडे की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी सांड की, ऑप्शन डी प्रकृति की। सही उत्तर आपको बताना है कि गैंडे की, पशुपति की, सांड की या प्रकृति में से किसकी पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लोग। सही उत्तर इसका जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, पशुपति की पूजा ये करते थे। मुख्य रूप से पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की भी ये पूजा करते थे, साथ ही लिंग की पूजा भी करते थे। ठीक है, लिंग की पूजा भी करते थे, प्रकृति की भी ये पूजा करते थे जिसमें जो है कि पीपल की, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर आंसर होगा तो पशुपति की ही ये पूजा करते थे, क्योंकि मातृ देवी है नहीं, मातृ देवी की बड़ी मात्रा में ये शक्ति के उपासक रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है कि पशुपति की ये पूजा करते थे। फिर उसके बाद लिंग की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, नीम के वृक्ष की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे यानी कि साप सर्प पूजा ये करते थे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चलिए, इसके अलावा जो इनकी यहाँ की मोहरें जो मिलती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इनके जो या ये कह सकते हैं जो यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं, हमें विभिन्न पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति से, जिसमें आप देखेंगे कि जो पशु हैं उसमें हाथी आता है। ठीक है, हाथी आता है, बाघ आता है। ठीक है, बाघ के बाद जो है कि भैंस आता है, भैंसा आता है। ठीक है, बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा आता है। ठीक है, गैंडा की भी इनके चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, गैंडे के भी। इसके अलावा एक और जानवर है जिसका नाम है घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल के चित्र भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जबकि घोड़े के चित्र के अभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, घोड़े के चित्र यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े के चित्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि घोड़े की जो अस्थियां हैं हमें लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से देखने को मिलती हैं। ठीक है, लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से हमें क्या देखने को मिलता है, जो आपका जो घोड़े की अस्थियां हैं वह हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चलिए, इसके अलावा जो है कि जो मोहरें थी वहाँ पर हमने बताया था कि गैंडे और सांड के अंकन देखने को मिलता है, जिसमें जो कि कुछ अन्य जो चीज़ें यहाँ पर रही थी, हाथी का अंकन देखने को मिलता है, बाघ का अंकन देखने को मिलता है और हिरण का अंकन भी हमें देखने को मिलता है मोहरों पर। ठीक है, हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण और भेड़ का अंकन देखने को हमें मिलता है इनकी मोहरों पर। चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी हमने कोशिश करी है शामिल करने की। देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं, चलते चलते कुछ चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं जो चीज़ें छूटी हैं, क्योंकि अगला जो प्रश्न का वीडियो का अंक आएगा प्रश्नों पर आधारित, वह थोड़ा विस्तृत होगा, हाई लेवल के प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलते हैं, देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलते चलना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्थल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम किस स्थल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आलमगीरपुर की स्थल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले के अंतर्गत हिंडन नदी। ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर आता है, हिंडन नदी के दिए किनारे स्थित है आलमगीरपुर। और यहाँ से जो खुदाई हुई है उसमें मनके और मृदभांड मिलते हैं, साथ ही कुछ बर्तन ऐसे मिलते हैं आलमगीरपुर से जिनमें जो है कि मोर के चित्र अंकित हैं, त्रिभुज के चित्र अंकित हैं। ठीक है, त्रिभुज के चित्र और साथ ही गिलहरी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसका, गिलहरी का। ठीक है, गिलहरी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। मोर, त्रिभुज और गिलहरी के चित्र देखने को मिलते हैं जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से जो प्राप्त मृदभांड हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक और जगह आती है, सारी जगहों को आपको ध्यान करते लिखते हुए चलना है, हुलास नामक जगह। ठीक है, हुलास नामक जगह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्गत आता है। हुलास नामक जगह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर आता है, सहारनपुर में आता है। ठीक है, सहारनपुर जिले के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ से हमें जो कचली मिट्टी होती है, ठीक है, कांचली मिट्टी जो होती है उसके मनके मिलते हैं, चूड़ियाँ और खिलौना गाड़ी मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती हैं, खिलौना गाड़ी। ठीक है, खिलौना गाड़ी मिलती है, चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं और कांचली मिट्टी के मनके यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है इसी हुलास नामक जगह से। ठीक है, हुलास नामक जगह से एक चीज़ हमें मिलती है जो कि सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता के दौरान जो लिपि युक्त ठप्पा था। ठीक है, लिपि युक्त ठप्पा। ठीक है, लिपि युक्त जो है ठप्पा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसी जगह से, हुलास से सिंधु सभ्यता का लिपि युक्त ठप्पा भी हमें देखने को मिलता है। चलिए, अगला जो स्थल है वह है सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर अलग है और सुरकोटदा अलग है, सुरकोह अलग है। ठीक है,
सुतका गेंडोर की बात करते हैं सबसे पहले। सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान में ये दास्ती नदी के तट पर है, ठीक है, दास्ती नदी के किनारे पर है ये। और ओरेल स्टीन किसने द्वारा, और ऑरेट ऑरेल स्टीन के द्वारा, ठीक है, ऑरेल यहाँ पर क्या होंगे, हम बात कर रहे हैं सुतका गेंडोर की बात कर रहे हैं। सुतका गेंडोर की खोज जो करी थी वो करी थी आरेल स्टीन ने करी थी, ठीक है, आरएल स्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सुतका गेंडोर की एक जो प्रमुख बात रही है, इसका जो नगर दुर्ग था वह प्राकृतिक जो चट्टान है, चट्टान प्रकृति के द्वारा जो निर्मित जो चट्टान है उस पर स्थित रहा था। चट्टान के ऊपर, प्राकृतिक चट्टान के ऊपर निर्मित है इसका दुर्ग सुतका गेंडोर का, ठीक है। और सुतका गेंडोर से यहाँ पर जो तांबे के द्वारा निर्मित जो ब्लेड हैं वह मिलती हैं, बाण यहाँ से मिलते हैं, तिकोने ठीकरे यहाँ से मिलते हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। क्या मिलती हैं? चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। किसकी? मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं हमें सुतका गेंडोर से। मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे के जो ब्लेड हैं और तांबे के बाणाग्र मिलते हैं। साथ ही जो इसका जो नगर दुर्ग है वो प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। चलिए, सुतका गेंडोर की बात यहाँ पर होगी। अगला जो स्थल आता है वह आता है, कौन सा आता है? सोत स्थल है सोत का कोह, सोत का कोह, ठीक है, सोत का कोह। इसको इस तरह से लिखेंगे आप, सोत का कोह। सोत का कोह स्थल की बात होती है। यह सुतका गेंडोर से कुछ दूरी पर स्थित है। सुतका गेंडोर अगर यहाँ पर है तो, सुतका गेंडोर यहाँ पर है तो सोत का कोह इधर है, ठीक है, पूर्व की तरफ इसकी स्थिति यहाँ पर मान सकते हैं आप, पूर्व की दिशा में है ये। और यहाँ से दो टीले हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, दो टीले यहाँ पर से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ पर से? सुतका कोह से। और सुतका कोह की एक बात आपको याद रखनी, जो इसकी खोज यहाँ पर की थी वह खोज की रही थी डेल्स के द्वारा की गई थी। डेल्स भूवैज्ञानिक थे, 1962 में इसकी खोज की गई थी। डेल्स के द्वारा सुतका कोह की खोज करी गई थी। दो टीले यहाँ पर से मिलते हैं, महत्वपूर्ण है, बस हो गया, ठीक है। चलिए, अगला स्थल आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है बालाकोट, ठीक है। बहुत बार समाचार पत्रों में आपने सुना भी होगा, बालाकोट स्ट्राइक फिल्म भी आपने देखी होगी। बालाकोट, ठीक है, बालाकोट के बारे में बात होती है तो बालाकोट जो है वो बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, एक बंदरगाह रहा है ये बालाकोट। क्या रहा है? बंदरगाह रहा है, ठीक है, बंदरगाह के रूप में ये प्रसिद्ध रहा है बालाकोट। और बालाकोट से हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा के दौरान जो संस्कृति रही है उसकी, हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी उसकी और हड़प्पा के दौरान जो संस्कृति रही थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। भवनों का जो निर्माण रहा है बालाकोट में भी कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग रहा है। जिस तरह से जो है कि कालीबंगा के क्षेत्र में भवनों का प्रयोग जो है कि काली जो कच्ची मिट्टी से यहाँ पर किया जाता था, कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, तो उसी तरह यहाँ पर बालाकोट में भी कच्ची ईंटों के बने हुए घर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जबकि जो नालियाँ थी उनका निर्माण जो है कि पक्की ईंटों से यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और बालाकोट की एक जो प्रमुख जो प्रसिद्धि यहाँ पर रही है बालाकोट की, ठीक है, बालाकोट की जो प्रसिद्धि यहाँ पर रही है वह इसकी प्रसिद्धि है जो यहाँ पर सीप उद्योग था, ठीक है, सीप का जो उद्योग था उसकी यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ पर सीप की चूड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, किसकी? सीप की बनी हुई चूड़ियाँ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं बालाकोट में। बालाकोट अपने सीप उद्योग के लिए, बंदरगाह के लिए और सीप की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर जो नगर बने, भवन जो बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, नालियाँ जो है कि पक्की ईंटों से बनी है, जिस तरह से कालीबंगा में देखने को हमें मिलती हैं। चलिए, बनावली स्थल के बारे में बात कर चुके हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं उसकी। मांडा स्थल बचता है एक, उसके अलावा पहले बात कर लेते हैं मांडा के बारे में, ठीक है। मांडा की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर है, ठीक है, चेनाब, ठीक है, किस नदी के तट पर? चेनाब, ठीक है, चेनाब नदी के ये तट पर स्थित है। चेनाब नदी के दक्षिण की तरफ है, यहाँ पर ये चेनाब नदी बहती है, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर ये आपका मांडा जगह है, ठीक है, दक्षिण की तरफ है। और इसका उत्खनन जो है कि जेपी जोशी के द्वारा और मधुबाला के द्वारा किया गया था, ठीक है, जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था मांडा का। और मांदा जो स्थल है, ठीक है, मांदा स्थल से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीन तरह की संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति, ठीक है। हड़प्पा से पहले की संस्कृति प्राच्य हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा के दौरान की संस्कृति हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा के बाद की संस्कृति जो प्राच्य हड़प्पा संस्कृति है वह यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर से जो हड्डियों के नुकीले, यहाँ पर हड्डियों के
जो नुकीले बाणाग्र हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। हड्डियों द्वारा निर्मित बाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो मांडा नामक जगह से ही मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मांडा नामक जगह से ही हड्डियों के जो है कि नुकीले बाण देखने को मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे बनते हैं और कांसे के, ठीक है, कांसे के निर्मित पेचदार पिन मिलती है, ठीक है। पेचदार पिन, कांसे की निर्मित पेचदार पिन हमें कहाँ से देखने को मिलती है, पेचदार पिन हमें मिलती है मांडा जगह से ही देखने को हमें मिलती है पेचदार पिन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक स्थल यहाँ पर है जिसका नाम है सलोनी। सलोनी स्थल है उत्तर प्रदेश में। सलोनी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सलोनी स्थल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यह भी हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर से महत्वपूर्ण चीज एक है जो कि 125 जो मानव समाधान प्राप्त होते हैं जिनकी दिशा यहाँ पर उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। उत्तर से क्या है, दक्षिण है, नॉर्थ टू साउथ इनको दफनाया गया है। जो 125 यहाँ पर मानव समाधान देखने को मिलते हैं सलोनी नामक जगह पर, जो कि उत्तर प्रदेश का पूरा स्थल रहा है हड़प्पा कालीन, ठीक है। चलिए, इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब कौन सा प्रमुख स्थल यहाँ पर रहा है, तो देखिए रंगपुर के बारे में बात करते हैं। रंगपुर से हमने आपको बताया था कि रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष, ठीक है। रंगपुर और लोथल से दो नाम आपको याद रखना है कि लोथल और रंगपुर, ठीक है। रंगपुर से लोथल से रंगपुर से जो है कि क्या मिले हैं हमें, चावल और धान के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। लोथल से एक और प्रमुख चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो वृत्ताकार चक्की के दो पाटे भी मिले हैं, ठीक है। वृत्ताकार चक्की के दो पाटे कहाँ से मिलते हैं, लोथल से ही हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए जो हर जगह समान है। तो इसमें हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, कालीबंगा स्थल और सुरकोटदा स्थल, ठीक है। सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, सुरकोटदा या कोटडा इसको लिखते हैं। बहुत जगह कोटदा लिखा है, बहुत जगह कोटडा है। तो सुरकोटदा से, लोथल से, माफ कीजिएगा, सुरकोटदा से हो गया सुरकोटदा, और कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा नामक जगह से कुबड़दार, ठीक है, जो कुबड़दार जो ऊंट है उसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। कुबड़दार ऊंट के अवशेष किन चार स्थलों से मिलते हैं, सुरकोटदा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। कुबड़ वाला जो ऊंट है उसके अवशेष यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सुरकोटदा से, दोबारा से सुरकोटदा, लोथल से, कालीबंगा से, यहाँ पर से जो है कि घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। घोड़े की जो मिट्टी की निर्मित जो मूर्तियाँ हैं वह देखने को हमें मिलती हैं सुरकोटदा से, लोथल से और कालीबंगा। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा से हमें घोड़े की मृण मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। एक प्रमुख स्थल यहाँ पर और है जिसमें हम बात करते हैं कि चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो और लोथल, ठीक है। लोथल और चनहुदड़ो से अगर बात करें तो यहाँ से इन दोनों स्थलों से मनके बनाने का कार्य देखने को मिलता है। चनहुदड़ो और लोथल पर मनके, ठीक है, मनके बनाने के कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मनका बनाने का कार्य किया जाता था लोथल और चनहुदड़ो में। इसके अलावा लोथल और बालाकोट में, बालाकोट के बारे में अभी हम बता चुके हैं। लोथल और बालाकोट से हमें मिलते हैं सीप उद्योग के प्रमाण। सीप उद्योग जो है कि लोथल और बालाकोट से, मनके बनाने का उद्योग जो है कि लोथल और चनहुदड़ो से मिलते हैं, ठीक है। लोथल और चनहुदड़ो से मनके बनाना, लोथल और बालाकोट से सीप बनाने का उद्योग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोथल और मोहनजोदड़ो से, लोथल और एलएम से, लोथल और मोहनजोदड़ो से जो है कि हमें हाथी दांत के बने हुए तराजू के क्या मिलते हैं, पलड़े भी मिलते हैं, ठीक है। पलड़े भी यहाँ पर मिलते हैं। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ से मिलते हैं, लोथल और मोहनजोदड़ो से। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े भी हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोथल से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने हुए पलड़े, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर से जो बाँट मिल रहे हैं, ठीक है, बाँट जो है वो घनाकार भी मिलते हैं, बेलनाकार भी हैं,
ढोलाकार भी हैं, ढोल के आकार इस तरह से ढोलाकार भी हैं, ठीक है। और जो है कि वर्गाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं, ढोलाकार भी हैं, और जो है कि घनाकार भी हैं। इस तरह से घनाकार भी जो है ये देखने को हमें मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। घनाकार किस तरह से, इस तरह से जो है कि घनाकार भी हमें ये देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ये बाँट, ठीक है। इस तरह से घनाकार बाँट हो गए और बेलनाकार हो गए, ठीक है, बेलन के आकार, ढोलाकार हो गए, इस तरह से गोलाकार हो गए। ये सारे बाँट हमें कहाँ से मिलते हैं, इस तरह के बाँट देखने को मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति के दौरान, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा लोथल से एक और चीज़ यहाँ पर मिलती है, लोथल से और चनहुदड़ो से। पहले लोथल की बात करते हैं, ठीक है। लोथल से जो इस जानकारी हमें मिलती है वह है यहाँ पर कुत्ते के द्वारा जो है वह है यहाँ पर कुत्ते के जो यहाँ पर बनी हुई मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, और कालीबंगा से ताम्र निर्मित मूर्तियाँ देखने मिलती हैं कुत्ते की, ठीक है। कुत्ते की तांबे की बनी हुई मूर्तियाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो ये लोथल से मिलती हैं। और साथ ही जो है कि ये आपके कालीबंगा से भी इस तरह की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। कालीबंगा से भी यही जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। चलिए, और अगली बात करते हैं हम अब किसकी, चनहुदड़ो की बात करते हैं, ठीक है। चनहुदड़ो से क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। चनहुदड़ो से जो प्रमुख चीज़ें यहाँ पर रही हैं, चनहुदड़ो से, ठीक है, चनहुदड़ो की बात हो रही। चनहुदड़ो से एक तो इक्का गाड़ी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की यहाँ से प्रमुख यहाँ पर से मिलती हैं। इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के साक्ष्य हमें मिलते हैं कहाँ से, चनहुदड़ो से मिलते हैं। और इसके अलावा जो मृण मूर्तियाँ हैं, ठीक है, जो मृण मूर्तियाँ हैं उसमें पुरुष और स्त्रियों दोनों की यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं हड़प्पा संस्कृति के दौरान। विभिन्न स्थलों से ये प्राप्त हैं, मात्र पुरुषों की और स्त्रियों की, जिसमें जो स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं हड़प्पा संस्कृति के दौरान, और पुरुषों की यहाँ पर कम देखने को हमें मिलती है, ठीक है। चलिए, और इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। अब थोड़ा सा समाधान के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह की पद्धति यहाँ पर रही हुई थी, ठीक है। किस तरह की पद्धति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। और लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, कुछ इस तरह से छूटे नहीं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हमने जितने भी स्थल थे वह यहाँ पर कोशिश करी है बताने की, भले ही रंगपुर हो, रोपण हो, राखी गढ़ी के बारे में भी बात कर ली थी हमने। राखी गढ़ी जो है कि हिसार के अंतर्गत आता है, और इसकी खोज जो है कि वो सूरज भान ने करी थी, ठीक है। राखी गढ़ी के बारे में शायद हम भूल गए थे बताना, तो राखी गढ़ी की जो खोज थी, ठीक है, राखी गढ़ी की जो खोज की गई है वो सूरज भान ने करी है 1969 में, ठीक है। 1969 में सूरज भान के द्वारा खोज की गई थी, और ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, बता चुके हैं, भूले नहीं थे, ठीक है। तो दैमाबाद के बारे में, हाँ, दो स्थल अभी और बचे हैं, दैमाबाद और सुरकोटदा के बारे में बात नहीं करी थी ना। सुरकोटदा और दैमाबाद, सबसे पहले दैमाबाद के बारे में बात करते हैं। दैमाबाद जो है, ठीक है, दैमाबाद किसकी बात कर रहे हैं हम, दैमाबाद की बात करते हैं। तो दैमाबाद जो स्थल है वो अहमदनगर पर, ठीक है, अहमदनगर, अहमदनगर अलग है, अहमदाबाद अलग है। अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, और प्रवरा नदी के तट पर, ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद। दैमाबाद प्रवरा नदी के बाएं तट पर, यानी कि यहाँ से अगर ये प्रवरा नदी बहती है तो इसके बायां तट कौन सा होगा, यह वाला बायां तट होगा। यहाँ पर जो है कि आपका दैमाबाद है, दैमाबाद है। दैमाबाद जो है कि वो सबसे बड़ा ये स्थल यहाँ पर माना जाता है, जो कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत भी ये आता है, ठीक है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दैमाबाद आता है, और दैमाबाद जो है कि सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर माना जाता है जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दैमाबाद। और दैमाबाद से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अगर उनकी बात करें तो दैमाबाद से देखिए, एक तो सबसे पहले मिलती है मनुष्य की और सांड की, ठीक है, मनुष्य, सांड और गैंडे की यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। आकृति हमें देखने को मिलती है किसकी, रथ चलाते हुए एक तो मनुष्य की मिलेगी, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृति, ठीक है। पूछा जाएगा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति किस हड़प्पा स्थल से मिली है, तो दैमाबाद से मिली है, ठीक है। दैमाबाद से ये मिली है रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति, और उसके अलावा सांड की मूर्ति और गैंडे की आकृति हमें देखने को मिलती है इसी स्थल से। यहाँ पर सैंधव लिपि की मोहरें पाई जाती हैं, मोहरें पाई जाती हैं सैंधव लिपि की। साथ ही तस्तरियाँ और प्याले भी यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, तस्तरियाँ और प्याले भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। कहाँ पर, आपके दैमाबाद पर, ठीक है। दैमाबाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले के अंतर्गत। यहाँ पर से जो है कि
और ये इस सभ्यता का जो है दक्षिण का सबसे दक्षिणतम स्थल है, दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। और दैमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति या आकृति कह सकते हैं, सांड की आकृति और घोड़े की गैंडे की आकृति, ठीक है, घोड़े नहीं गैंडे की आकृति यहाँ पर मिलती है, ठीक है, किसकी, गैंडे की आकृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर तस्तरी और प्याले भी मिलते हैं। लिपि सैंधव के लिए जो है कि लिपि मुहरें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अंतिम स्थल है, कौन सा स्थल है, सुर कोटदा, ठीक है, कोटदा या कोटडा कुछ भी हो, ये कहाँ पर है, ये कच्छ पर है, कच्छ जिले के अंतर्गत आता है, कच्छ जिले के अंतर्गत गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आता है कच्छ जिले के अंतर्गत। और इसकी विशेषता जो प्रमुख रही है, इसका जो नगर है यहाँ का सुरकोटदा का, वह अन्य नगरों से यहाँ पर दो दुर्गीकृत भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तो गढ़ और एक आवास क्षेत्र, ठीक है। भले ही वो आवास क्षेत्र हो या यहाँ पर जो है कि गढ़ क्षेत्र हो, जो मीन क्षेत्र है गढ़ क्षेत्र हो या आवास क्षेत्र हो, दोनों ही यहाँ पर दुर्गीकृत देखने को मिलते हैं, सुरक्षा दीवार से घिरे हुए देखने को मिलते हैं, नगर और गढ़ क्षेत्र सुरकोटदा से। और यहाँ पर प्रमुख जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं सुरकोटदा से, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से मिलते हैं। और इसके अलावा कब्रिस्तान में शव का जो समाधान का साक्ष्य है वो कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कलश समाधान के साक्ष्य जो है सुरकोटदा से ही मिलते हैं, ठीक है। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटदा से मिलते हैं कब्रिस्तान में, कलश समाधान के साक्ष्य सुरकोटदा से, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से मिलते हैं। और सुरकोटदा ऐसा नगर है जिसमें गढ़ी और आवास क्षेत्र नगरों को जो है कि दुर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, किसी तरह से आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अब अंत में चलते चलते देख लेते हैं जो यहाँ पर समाधान की पद्धति रही थी। समाधान में कुछ अपवाद है, आपको देखना है, अगले वीडियो के अंक में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके लिए आपको याद रहे, इसीलिए ये यहाँ चीज़ें सारी बताई जा रही हैं, ठीक है। समाधान की अगर बात करें तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है कि आप देखेंगे कि जो समाधान देखने को मिलता है वह हमें जो शवों को दफनाने की प्रथा है वो उत्तर से दक्षिण रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर देखने को मिलती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में शवों को दफनाने की पद्धति देखने को मिलती है। लेकिन अपवाद के रूप में देखेंगे आप कालीबंगा पर, ठीक है, अपवाद के रूप में कालीबंगा पर जो सावधान दिखाए गए हैं वह दक्षिण से उत्तर है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ जो है कि उत्तर, दक्षिण से उत्तर की दिशा में शवों को दफनाया गया है कालीबंगा में। और हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है कि शवों को दफनाया गया है। लेकिन इसके अलावा अपवाद और देखने को मिलता है, रोपण का जो क्षेत्र है, ठीक है, रोपण पंजाब के क्षेत्र में हम बता चुके हैं, रोपण के क्षेत्र में जो समाधान हमें देखने को मिलते हैं वह जो है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोपण में समाधान हमें देखने को मिलता है। और इसके विपरीत जो लोथल का क्षेत्र है, ठीक है, लोथल का जो क्षेत्र है, लोथल के क्षेत्र में हमें यह समाधान जो है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखने को मिलता है, ठीक है। चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कुल मिला के दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के अपवाद हैं। हड़प्पा के अपवाद में है आपका जो है कि कालीबंगा, यहाँ पर जो है कि साउथ से नॉर्थ देखने को मिलता है समाधान, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। हड़प्पा में जो है कि कहाँ से, कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा और हड़प्पा में क्या अंतर है। हड़प्पा में जो यहाँ पर समाधान है वह यहाँ पर नॉर्थ से साउथ देखने को मिलता है, और कालीबंगा में जो समाधान है वह साउथ से नॉर्थ देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो आपका रोपण का क्षेत्र है और जो आपका लोथल का क्षेत्र है, यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है। रोपण के क्षेत्र में पश्चिम से यानी कि वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलता है समाधान, और लोथल के क्षेत्र में ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिम से पूरब रोपण में और जो है कि पूरब से पश्चिम लोथल में समाधान देखने को हमें मिलता है। चलिए इतनी चीज़ें जितनी भी थी हमने कोशिश करी रखने की आपके सामने। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें। हो सकता है कहीं पर कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई हों तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किस तरह का वीडियो आपको पसंद आया या क्या कमी इसमें रह गई थी, सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा है क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करी गई हैं। अगले वीडियो के अंक में एक बार फिर से इसी विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है, चौथे अंक को लेकर के हड़प्पा सभ्यता के दौरान। और जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं वो एक उच्च स्तर की परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो के अंक, और साथ ही सीटेट, यूटेट और अन्य जो भी परीक्षाएं
हैं ग्रुप डी को छोड़ करके। ग्रुप डी के लिए भी वहाँ पर प्रश्न होंगे, हालांकि लेवल प्रश्नों का हाई होगा, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला होगा। इस तरह से प्रश्न वहाँ पर नहीं पूछे गए हैं, वहाँ पर कथन और निष्कर्षों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद है उस वीडियो को अंक को भी आप सराहेंगे और मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना निकलें, नोवल कोरोना वायरस को द्वारा जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करें, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, जितने भी आपके पास सामर्थ्य है, जितने आपके पास क्षमताएं हैं। चलिए मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में, अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।